में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर सीरीज काइनेटिक्स पढ़ा था। और उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन ए है, उससे बी बन रहा है और उससे सी बन रहा है, रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 है, तो उसमें मैंने आपको ए बी सी की वैल्यू सॉल्व करके सिखाई थी। और उसमें बताया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बी मैक्सिमम आता है। उसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें फॉर कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करके जीरो की तरफ टेंड करेगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी जो है वो इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा और फाइनली टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाके सी नॉट को मैच कर जाएगा। So this is your concentration of C, this is concentration of B, and this is concentration of A. So first order series kinetics में जो concentration का variation है, उसमें concentration of A continuously decrease करेगा, concentration of C continuously increase करेगा, but concentration of B पहले increase करेगा और फिर decrease करेगा। उसका initially we have B और C 0 था, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ए कंज्यूम होना शुरू होगा तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज करेगा जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज करेगा। सो पॉइंट विल कम वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स लेसर देन बी। तो जो ए से बी का फॉर्मेशन वाला रेट है वो पहले ज्यादा होगा, बाद में बी से सी का रेट ज्यादा हो जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बी मैक्सिमम आएगा। और उसके लिए मैंने आपको सॉल्व करके सिखाया था, ये टर्म आता है टाउ मैक्स, ये सॉल्व करके दिखाया था आपको टाइम मैक्सिमम, और ये आपको बी की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन निकाल के दिखाई थी। ठीक है, पॉइंट लियो। So this was your B max. This is concentration against time curve. Okay. इसका नेक्स्ट हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल काइनेटिक्स। तो पैरेलल काइनेटिक्स में रिएक्टेंट ए से बी और ए से सी बन रहा है विद डिफरेंट रेट कांस्टेंट K1 एंड K2, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल काइनेटिक्स, जिसमें ए से बी का फॉर्मेशन और ए से सी का फॉर्मेशन दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। सो मेक अ नोट फॉर दैट। Conversion of A to B and A to C both follows first order kinetics. Conversion of A to B conversion of A to B and A to C both follows first order kinetics with the rate constants K1 and K2 respectively. Conversion of A to B and A to C both follows first order kinetics with the rate constants K1 and K2 respectively. तो यहाँ से अगर हम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए लिखेंगे तो इट इज माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू बी। Rate of decomposition of A will be minus dA by dt is equal to K1 into A plus K2 into B. ठीक है, तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू ए हो गया। और अगर इसको सॉल्व करके अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिपोर्ट करें किसी भी टाइम पे, so this comes out to be C naught into e raised power minus K1 plus K2 into T। ठीक है, सो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कंज्यूम्ड अगर यहाँ पे निकलना पड़ेगा, so this comes out to be C naught minus A। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? मतलब t इक्वल टू 0 पे हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन C नॉट मान रखी है, B और C तो 0 है। अब इसी से अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B लिखा जाए dB by dt, तो जिस रिएक्शन में B बन रहा है उसका रेट कांस्टेंट K1 है और रिएक्टेंट A है, so it's K1 into A। Similarly we can write dC by dt is equal to K2 into A। So you can simply say कि इस रिएक्शन में जो B और C का प्रोडक्शन होगा that will be in the ratio of K1 is to K2। Production of B is to C will be in the ratio of K1 is to K2, right? और B और C बनेगा कितना, जितना टोटल A कंज्यूम हुआ है, तो जितना भी A कंज्यूम हुआ है वो B और C में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B लिखना पड़ेगा तो इट विल बी K1 अपॉन K1 प्लस K2, जो भी अमाउंट ऑफ A था वो K1 is to K2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। So this into C naught minus C naught into e raised power minus K1 plus K2 into T, or you can simply write it as K1 C naught upon K1 plus K2 into 1 minus e raised power minus K1 plus K2 into T। The amount of B form हो गया। And similarly, if you write concentration of C, it will be K2 upon K1 plus K2 into C naught minus C naught into e raised power minus K1 plus K2 into T, which is same as K2 C naught upon K1 plus K2 into 1 minus e raised power minus K1 plus K2 into T। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में एक और बात ध्यान से देखी जाए। ये आपका K1 K2 है, तो अगर इस पाथ के लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA1 दिया जाए और इसके पाथ की एक्टिवेशन EA2 दे दी जाए, तो इस केस में जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट K आता है वो एक्चुअली में K1 प्लस K2 है, और इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप निकालोगे इफेक्टिव रेट कांस्टेंट इज K1 प्लस K2। अगर हम यहीं पे इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो इट इज K1 into EA1 प्लस K2 into EA2 अपॉन K1 प्लस K2 होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल काइनेटिक्स में अगर हमारे पास अलग अलग पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, तो जो रिजल्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी लिखेंगे, तो अगर रिजल्टेंट रेट कांस्टेंट लिखना होगा तो K1 प्लस K2 लिखेंगे, और अगर इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी लिखनी होगी तो K1 into EA1 प्लस K2 into EA2 अपॉन K1 प्लस K2 होता है। So can we please switch to previous slide? तो मैंने आपको अभी दो काइनेटिक्स सिखाई, फर्स्ट ऑर्डर सीरीज काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर सीरीज काइनेटिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है बिकॉज इट्स अ लेंथी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल काइनेटिक्स आपके एग्जाम में ज्यादा प्रोबेबल है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल काइनेटिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। सीरीज काइनेटिक्स तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अगर कोई लेंथी क्वेश्चन आएगा दैट इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉर्मल प्रोसेस से भी कर सकते हो। एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्टली लर्न करके रखना है, बिकॉज इसको सॉल्व करने का तरीका है, कैलकुलस अप्लाई करनी पड़ेगी, बट वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है। करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ln of k is equal to ln of a plus EA by RT लिखना है और इस टर्म को डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करोगे तो ln of a कांस्टेंट टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा और K1 K2 K1 K का रिलेशन आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो सॉल्व करने में तो यू कैन सॉल्व ln of k इक्वल टू ln of a माइनस EA by RT फंक्शन लिखना है और उसको डिफरेंशिएट करके जीरो, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो k K1 और K2 के रिलेशन आ जाएंगे अलग अलग। एक बार ln of k इक्वल टू ln of
a माइनस ए बाई आर टी लिख लेना, दूसरी बात ln ऑफ k1 इक्वल टू ln ऑफ a1 माइनस a1 अपॉन RT1 लिख लेना, फिर ऐसे एक और रिलेशन लिख लेना, तीनों रिलेशन लिख के तीनों को डिफरेंशिएट करना और उसके बाद उसको रिलेट करना, तो ये रिजल्ट आएगा। बट एग्जाम में कभी भी इतना टाइम नहीं होगा अपने पास कि हम इसको सॉल्व कर पाए, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद ही रखना। इवन इफ यू नो द सॉल्विंग, स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, बिकॉज 3 बार डिफरेंशिएट करके रिलेट करके रिजल्ट आने में अगर आपने टाइम कंज्यूम कर दिया तो देयर इज नो एडवांटेज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग तीसरा काइनेटिक्स लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल काइनेटिक्स। सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज। प्रीवियस स्लाइड कौन सा वाला? फर्स्ट तो बताया था ना, सेकंड वाला सर यस सर। अगर आप नहीं नोट कर पा रहे तो बाद में मैं आपके साथ लेक्चर नोट शेयर तो कर देता हूं, उससे नोट कर लो। ओके सर। अगर कुछ छूट जा रहा है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बाद में लेक्चर नोट्स में शेयर करते ही आपके साथ, उस समय नोट कर लीजिए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम आप अभी समझते चलिए, अगर कुछ चीज छोटी बात छूट जा रही है तो मैं पूरा लेक्चर नोट जैसा है ना आपकी पूरी स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप देख के नोट कर लेना बाद। सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल काइनेटिक्स। सो फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल काइनेटिक्स मींस आपको एक रिवर्सिबल स्टेप लिखना है, ए से बी बना रहे हैं और बी से सी बना, बी से फिर ए बना दे रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट k1, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट k2। तो आपको क्वेश्चन पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्टिव मास ऑफ b by a एट इक्विलिब्रियम। तो पहले स्टेटमेंट में लिख लो, तो इन दिस इक्विलिब्रियम कन्वर्जन ऑफ a to b and b to a both follows first order kinetics. In this reaction conversion of in this reaction in this reaction conversion of a to b and b to a both follows first order kinetics with the rate constants k1 and k2 respectively. With the rate constants k1 and k2 respectively. So k equilibrium is equal to k1 by k2 और ये तो रिलेशन आपको डायरेक्ट पता है। अब अगर इसका रेट लिखो तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए अगर लिखेंगे तो देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अगर ए को कंज्यूम करा रहे हैं तो उसका रिएक्टेंट ए है, और ए को अगर फॉर्म करा रहे हैं तो उसका रिएक्टेंट बी है। सो माइनस डी ए बाई डी टी सेम एज k1 इंटू ए माइनस k2 इंटू बी। एंड सिमिलरली इफ आई राइट dB by dt, तो b का फॉर्मेशन a की वजह से हो रहा है तो k1 इंटू ए, और डिकम्पोजिशन b की वजह से हो रहा है तो k2 इंटू बी। ठीक है, अब अगर हम इस इक्विलिब्रियम को डील करें, सो t इक्वल टू 0 पे इसके a मोल मान लेते हैं, t इक्वल टू t पे ये a माइनस एक्स और x हो गया, और एट इक्विलिब्रियम इट इज a माइनस xc और ये xc हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास k1 बाई k2 इक्वल टू xc अपॉन a माइनस xc आ जाएगा,
और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी k1 इंटू ए इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू एक्सी। ठीक है, और अब अगर हम इस डेटा को किसी भी एक एक्सप्रेशन में पुट करें तो लेट्स से माइनस डी ए बाई डी टी पुट करें तो माइनस डी ऑफ ए माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू k1 इंटू ए माइनस एक्स प्लस माइनस k2 इंटू एक्स। अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू k1 इंटू ए माइनस k1 प्लस k2 इंटू एक्स। और k1 इंटू ए की वैल्यू को आप इस वाले एक्सप्रेशन से पुट कर दो नीचे वाले रिजल्ट पे, तो आपका रिजल्ट बनेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू एक्सी माइनस एक्स। यस भैया। सर इन दिस स्टेप ये आपने जो नीचे लिखा है माइनस डी ए माइनस एक्स बाई डी टी, सर उसके आगे आपने माइनस ए कहाँ चला गया? वो तो डी एक्स बाई डी टी हो गया डायरेक्ट। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पुट किया ना, माइनस डी ए बाई डी टी में ए की कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स पुट कर दिया। यस सर। तो माइनस डी ए बाई ए माइनस एक्स में ए तो कांस्टेंट है, तो माइनस डी ए बाई डी टी तो जीरो हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। ओके सर। फर्दर इंटीग्रेट करें dx by xc minus x is equal to k1 plus k2 into dt, time varies 0 to t, x varies 0 to x। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ln of xc upon xc minus x is equal to k1 plus k2 into t, या इसी को जनरलाइज करके लिखें तो k1 plus k2 equal to 2.303 by t log of xc upon xc minus x। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन आ गया। सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज ओपन कर दीजिए। दिस वन? नो सर, अनदर वन। दिस नो सर, that where you have done the differentiation integration. last slide means this one. Okay, thank you sir. तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केसेस आपके पास आ सकते हैं। हमने अलग अलग केसेस डील किए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखेंगे हम लोग कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। आईआईटी पेपर में भी इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में पूरा शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप, in which they last like write a short note on collision theory of chemical reaction and all that। वैसे बहुत टेक्निकल पोर्शन है बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है इसमें। तो मेरे को नेक्स्ट टाइटल लिखना है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। So write down according to this theory
According to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard spheres according to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard spheres and the reaction will take place due to the collision of and the reaction will take place due to the collision of these reactant molecules. According to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard spheres and the reaction will take place due to the collision of the reactant molecules. Okay. Next point में देखते हैं. Collision theory is mostly applicable for bimolecular reactions. Collision theory mostly applicable on bimolecular collisions. Collision theory mostly applicable on bimolecular reactions. इसके बाद यहाँ पे हम एक टेक्निकल टर्म डिफाइन करते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी. Write down the next term, collision frequency. So collision frequency के इसमें लिखो, it is number of collisions per unit time. It is number of collisions per unit time per unit volume of the reaction mixture. It is number of collisions per unit time per unit volume of the reaction mixture. तो अब सपोज करो हमने एक इक्वेशन लिखी a plus b is product, तो उसके लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं ZAB. ZAB का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ A with B इन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर हम इस बाइमोलिकुलर रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो वी में सिंपली राइट एज ZAB into e raised power minus EA by RT. ZAB टोटल कोलिजन्स है और e raised power minus EA by RT जो है ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होती है. यहाँ पे e raised power minus EA by RT को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy greater than or equal to activation energy.
तो ZAB हुआ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, e raised power minus A by RT हुआ fraction of molecules having energy greater than or equal to activation energy. e raised power minus A by RT हुआ fraction of molecules having energy greater than or equal to activation energy, और ZAB हुआ अपने कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे write down only those collisions will lead to the formation of product. Only those collisions will lead to the formation of product. Only those collisions will lead to the formation of product only those collisions will lead to the formation of product in which after collision the energy produced is greater than or equal to activation energy. In which after collision the energy produced is greater than or equal to activation energy. In which the energy produced is greater than or equal to activation energy. That is, energy barrier is crossed. That is, energy barrier is crossed. तो कोलिजन के बाद अगर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा आ जाएगी तो विल से दैट एनर्जी बैरियर इज क्रॉस्ड, और ऐसे कोलिजन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है, बट इट इज बीन नोटिस्ड इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा भी है तब भी सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन. तो एनर्जी बैरियर क्रॉस होने के बाद भी सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, तो उसके लिए एक और बैरियर अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर. सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Next point will it is observed that even with the sufficient energy, it is observed that even with the sufficient energy, collisions may not lead to the formation of product. This is due to orientation barrier.
That is, only those reactant molecules will convert into product that is, only those reactant molecules converts into product which have energy greater than or equal to activation energy, which have energy greater than or equal to activation energy, and the collision is in proper orientation then such collisions are known as effective collisions. And such collisions are known as effective collisions. So I said only those collisions of reactant molecules leads to the formation of product which have energy greater than or equal to activation energy and collides in proper orientation. And such collisions are known as effective collisions. ठीक है? Next point में देखिए. If reactant molecules collides in improper orientation, if reactant molecules collides in improper orientation, if reactant molecules collides in improper orientation, then such reactant molecules bounce back without formation of product. If reactant molecules collides in improper orientation, then such reactants bounce back without formation of product. ये बात समझ में आई? तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिड नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो उनके पास एनर्जी कितनी भी ज्यादा हो तो बाउंस बैक कर जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा. अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब, ये थोड़ा समझिए. So let us say I'll write a equation. CH3Cl की रिएक्शन में OH माइनस से रिएक्शन करा रहे हैं. तो अगर OH माइनस से रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें देखो, अगर ये OH माइनस Cl माइनस की डायरेक्शन से इसकी तरफ कोलाइड कर जाए तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है. तो अगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ क्लोरीन कोलाइड करेगा कार्बन से तो इट विल गिव रिपल्शन. सो दिस इज इम्प्रॉपर कोलिजन. Reactants bounce back and no product is found. बट अगर ये OH माइनस Cl माइनस की बैक साइड से अटैक करे तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है.
और इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसका मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में केवल तभी कन्वर्ट होगा जब एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर दोनों क्रॉस होंगे। तो ये चीज फाइनली नोट बना के लिख लीजिए। In a chemical reaction, product will only form in a chemical only form in a chemical reaction, product will only form if it crosses both energy barrier and orientation barrier. If it crosses both energy barrier and orientation barrier. अब जो ओरिएंटेशन वाला फीचर है, अगर उसको हम रेट में इंकॉर्पोरेट करें तो एक नया टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिसको बोलते हैं पी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, so write down to account for the effective collision. To account for the effective collision, to account for the effective collision, another factor P, known as probability factor, or steric factor, to account for the effective collision, another factor P, known as probability factor or steric factor, is introduced and hence rate is equal to P times ZAB into e raised power minus A by RT। ये आपका कोलिजन थ्योरी का फाइनल रेट का एक्सप्रेशन है। और अगर हम इसी को आरएनएस थ्योरी से लिखें तो आरएनएस थ्योरी के हिसाब से अगर रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू k इंटू एक्टिव मास ऑफ a पावर अल्फा। अल्फा यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a है और k की जगह हम लोग लिख सकते हैं a e raised power minus A by RT into active mass of reactant power अल्फा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि जो फैक्टर A है वो बेसिकली P और ZAB को रिलेट कर रहा है। तो लास्ट पे पॉइंट हाईलाइट करके देख लेना है, A is related to P and ZAB।
नॉट एग्जैक्टली इक्वल, इट इज रिलेटेड बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट थ्योरीज, तो दोनों के अलग अलग आउटकम्स हैं। आरएनए सीरीज जनरल ट्रीटमेंट है, कोलिजन होती है तो वी गो विद द आरएनए थ्योरी। अगर मैं बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक स्टडी करनी होती है देन वी गो विद द कोलिजन थ्योरी। तो बेसिकली अगर आपको आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यहाँ 2 पॉइंट याद करने हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन और प्रोडक्ट केवल तभी फॉर्म होगा जब एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर दोनों क्रॉस होंगे। दूसरी बात, ओरिएंटेशन एनर्जी बैरियर को रिलेट करने के लिए e raised power minus EA/RT है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। और ओरिएंटेशन बैरियर को रेगुलेट करने के लिए फैक्टर P है, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, और ZAB जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे आपको टेक्निकल टर्म मालूम रखते हैं। बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों बातें मेंशन करनी है, कीवर्ड्स याद रखने हैं। आपके शॉर्ट नोट में कीवर्ड्स में कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर, e raised power minus EA/RT और P, इतने टर्म आने चाहिए। बाकी अब लैंग्वेज में कुछ भी लिखो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद बस इस चैप्टर में एक लास्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो काइनेटिक्स की हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख भी सकते हैं, मैकेनिज्म से उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट अदर एक्टिविटीज आर पॉसिबल। तो मैं आपको एक ऑर्गेनिक के एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको फिर कैनिजारो रिएक्शन पढ़ाई जाएगी, उसके बेसिस पे आपको ये चीज सिखा रहा हूँ। तो पहले मैकेनिज्म के बेसिक रूल्स लिखने हैं। तो पहले पॉइंट पे लिखते हैं, rate of an elementary reaction is predicted from law of mass action. Rate of an elementary reaction is predicted from law of mass action. Rate of an elementary reaction is predicted from law of mass action. Rate of an elementary reaction is predicted from law of mass action. Second point पे लिखिए, for a complex reaction, for a complex reaction, for a complex reaction, rate of the reaction is predicted from, for a complex reaction, rate of the reaction is predicted from slowest step of the reaction, slowest step of the reaction, also known as rate determining step. Rate of a complex reaction is predicted from slowest step of the reaction, also known as rate determining step. So next point में लिखते हैं, write down, rate of the reaction can be represented,
rate of the reaction can be represented either in terms of reactants. Rate of the reaction can be represented either in terms of reactants or in terms of products but not in terms of reaction intermediates. Rate of the reaction expression can be represented either in terms of reactants or products, but not in terms of reaction intermediates. तो मैं आपको कैनेजारो रिएक्शन के एग्जांपल से बात समझा दे रहा हूँ. ऑल्दो ये मैकेनिज्म आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएगी, तो अभी मैकेनिज्म पे फोकस नहीं करना है, मैकेनिज्म से उसकी काइनेटिक स्टडी सीखना है. ठीक है, ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कैनेजारो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है और हायर ऑर्डर रिएक्शन जनरली रेयर होती है. सो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. तो पहले पॉइंट में ही लिख लेना है कि कैनेजारो रिएक्शन इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ऑल्दो भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा मैकेनिज्म के साथ, बट अभी आपको पहले रिजल्ट्स लिख लेना है क्योंकि ऑर्गेनिक में डायरेक्ट रिजल्ट की तरह सवाल आएगा. कैनेजारो रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा जाएगा तो ऑर्गेनिक में आपको काइनेटिक्स नहीं अप्लाई करनी, वहां सीधे आंसर लिखना होता है. तो पहले पॉइंट में ही लिख लीजिए, कैनेजारो रिएक्शन इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन but if base concentration is very high, then this reaction becomes of fourth order. इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैनेजारो रिएक्शन, जिसमें 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और अल्कोहल बनाते हैं. दिस इज योर कैनेजारो रिएक्शन. सो 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस, या अगर और प्रिसाइसली लिखा जाए तो इट इज 50% ऑफ NaOH. रिएक्शन का प्रोसीजर आपको ऑर्गेनिक में सिखाया जाएगा. अभी मुझे सिर्फ आपको इसकी काइनेटिक्स पर स्टडी करना सिखाना है. मैकेनिज्म मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि मैकेनिज्म जानना जरूरी है. ऑर्गेनिक में आपको मैकेनिज्म सिखाई जाएगी तो आप डायरेक्ट मैकेनिज्म लिखोगे. अभी मैं आपको मैकेनिज्म लिखना सिखा रहा हूँ. तो इस रिएक्शन के पहले स्टेप में जो फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और OH माइनस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये कार्बोनिल कार्बन पे पहले अटैक करेगा. इससे बनेगा HCO माइनस H एंड OH. अब इसके बाद देखो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, तो वो दोबारा कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके OH माइनस को फिर से वापस लीव करा सकता है. ये स्टेप रिवर्सिबल हो जाएगा. मतलब अगर OH माइनस का अटैक होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और OH माइनस ने अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन वापस देके OH माइनस को फिर से बाहर निकाल दिया तो वापस चला जाएगा. सो दिस इज अ फास्ट इक्विलिब्रियम. This is step 1. अब स्टेप 2 में अगर ये स्टेप रिवर्सिबल नहीं हुआ तो अगले स्टेप में क्या पॉसिबिलिटी है कि O माइनस जब अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे तो OH माइनस निकलने की बजाय H माइनस निकल जाए, और ये जो H माइनस निकले ये अपने दूसरे फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक कर दे.
इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। और ये इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है। तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल बना एसिड और एक मॉलिक्यूल बना अल्कोहल सॉल्ट। तो यही हमारे रिएक्शन का स्लो स्टेप है। ये इसी को हम लोग RDS बोल सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके बाद स्टेप 3 में ये आपका एसिड है और दूसरा सब्सटेंस बेस है। तो हमेशा एसिड और बेस रिएक्शन में प्रोटॉन बेस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो फाइनली HCOO माइनस और अल्कोहल बनेगा। ये आपका फास्ट स्टेप है। ठीक है, ये मैकेनिज्म आपको ऑर्डनिंग में पढ़ाई जाएगी। अभी इस पर फोकस नहीं करना है कि कैसे आया, दिस इज जस्ट टू नोट डाउन। हमारे पास ये मैकेनिज्म है, हमें इसकी काइनेटिक स्टडी करनी है। मतलब हमें बताना है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, रेट का एक्सप्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन किस पे कितना डिपेंडेंट है, किसके रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है एंड ऑल दैट। सो दैट वी हैव टू स्टडी। तो अगर हम पहले स्टेप में रेट कांस्टेंट K1 मान लें, दूसरे स्टेप पर रेट कांस्टेंट K2 मान लें, ये रेट कांस्टेंट K3 हो गया और ये रेट कांस्टेंट K4 हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखेंगे तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हिच स्टेप, स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट क्या है, HCO माइनस और फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर इसका रेट लिखेंगे तो आएगा K3 इंटू एक्टिव मास ऑफ HCO माइनस HNOH एंड फॉर्मल्डिहाइड। और अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो ये जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्योंकि ना तो ये रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है। और मैंने अभी आपको रूल बताया कि किसी भी रिएक्शन के रेट को रिएक्शन इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अगर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन को हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करना पड़ेगा। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो उसका पीछे वाला स्टेप है विच इज अ फास्ट इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं उस स्टेप से उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं which is K1 by K2 and this is equal to active mass of this। तो अगर यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट लिखेंगे तो आ जाएगा K1 by K2 into concentration of formaldehyde into OH माइनस। और इस टर्म को अगर हम रेट वाले एक्सप्रेशन में रिप्लेस करेंगे so this becomes K1 K3 by K2 into active mass of formaldehyde square into OH माइनस। यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मल्डिहाइड देखो 2 आएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस 1 हो गया एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 हो गया। और इफेक्टिव रेट कांस्टेंट K1 K3 by K2 हो गया। समझ आई बात? और अगर यहाँ से इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी लिखेंगे तो आ जाएगा EA1 प्लस EA3 माइनस EA2। तो ऐसे आप किसी भी काइनेटिक्स को देख के उस रिएक्शन के पूरी फिनोमेनन को स्टडी कर सकते हैं।
इसमें बस सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात याद रखनी है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन को इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं छोड़ना है. You have to always write rate law expression either in terms of reactants or in terms of products. ये कंपल्शन है. Previous slide. सर हाँ बेटा. सर एक बार स्टेप 2 और 3 बता दीजिए सर. मैकेनिज्म अभी नहीं समझना. मैकेनिज्म आपको कैनेजारो रिएक्शन में सिखाई जाएगी. नहीं सर, Process है. मैं हो गया था यहाँ से. हाँ वही बोल रहा हूँ. तो मैकेनिज्म इस रिएक्शन की जो है ना वो तो मैंने आपको अभी लिख दी. अभी क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपके पास उसमें मैकेनिज्म आपको पता होगी. अब आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो मैकेनिज्म सिखा जाएगी. अभी मैंने आपको ब्रीफली समझाया कि OH- का फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक हुआ तो O- बना. O- ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन वापस दिया तो OH- भी लीव कर सकता है, H- भी लीव कर सकता है. अगर OH- लीव कर जाएगा तो रिएक्शन रिवर्स कर जाएगी. H- लीव करेगा तो उसी को हाइड्राइड एंड ट्रांसफर बोल रहे हैं. और उस हाइड्राइड एंड ट्रांसफर के वजह से रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. तो उसी रिएक्शन को स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन बोल रहे हैं. यस. एक्शन दी गई है. लास्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन है. एक एसिड बन रहा है, एक बेस बन रहा है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा. तो वो भी फास्ट है. H- का निकलना लीस्ट प्रोबेबल है, इसलिए उसको स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. Sir, please show the last slide. अब जिनका ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लिया, तो पैकेज का एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 20 करके देखो. एक्सरसाइज 1 पैकेज मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले नहीं करने के लिए बोले थे. क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 25 वो अभी करके देखना. एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 20 करके देखिए. और अगर 20 हो जाएगा तो 25. बिल्कुल सेम प्रोसीजर है. मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. वंस यू नोट डाउन. सर ये आपने एक्टिवेशन एनर्जी में EA1 प्लस EA3 माइनस EA2 कैसे करें? हाँ, रेट कांस्टेंट के की जगह लिखेंगे A e raised power minus A by RT. दूसरे में A e raised power minus A by RT, तो जो टर्म मल्टीप्लाई होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर देंगे और जो डिवाइड हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. समझ आया ना? आपका एक्सप्रेशन जो होता है रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है? K is equal to A e raised power minus A by RT. तो K1 क्या होगा? K1 A1 e raised power minus A1 by RT. K3 क्या होगा? K3 A3 e raised power minus A3 by RT. और K2 क्या होगा? A e raised power minus A2 by RT. तो K1 K3 by K2 लिखेंगे तो क्या होगा? A1 plus A3 minus A2 हो जाएगा. ओके सर. ठीक है. तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं. इवन ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव वाटर रिएक्शन भी आपको यही समझा देगा. तो दैट क्वेश्चन इटसेल्फ इज एग्जांपल फॉर नेगेटिव वाटर रिएक्शन. सो वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में एक मैकेनिज्म दे रखी है जिसमें O3 डिकम्पोज होके O2 प्लस O बना रहा है और ये एक स्टेप फास्ट स्टेप दे रखा है. दिस इज एन फास्ट इक्विलिब्रियम. और दूसरे स्टेप में O की रिएक्शन O3 से करा के 2O2 बनाया और ये स्लो स्टेप गिवन है आपको. आपको इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है. तो फिर से वही हम लोग इसका रेट कांस्टेंट स्टेप K1 मान लें, इसको K2 मान लें, इसको K3 मान लें. तो इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे K3 इंटू एक्टिव मास ऑफ O इंटू O3, क्योंकि रिएक्शन के रिएक्टेंट O3 और O है. अब आपको पता है O जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो उसके टर्म में रेट लॉ को छोड़ा नहीं जा सकता. तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप से.
तो फर्स्ट स्टेप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 by K2 इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ O2 into O by O3 हो जाएगा। यहाँ से एक्टिव मास ऑफ O कैलकुलेट करेंगे तो आएगा K1 by K2 into एक्टिव मास ऑफ O3 by O2, और इसको अगर हम अपने इनिशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आएगा K3 into K3 K1 by K2 into एक्टिव मास ऑफ O3 स्क्वायर इन O2 पावर -1। तो इस रिएक्शन में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3 तो 2 आ रहा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 देखो -1 आ रहा है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। उसमें देखो प्रोडक्ट है O2, उसके रिस्पेक्ट में रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ा, और खास बात देखो क्या है कि जो O2 है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा है, नेगेटिव। फास्ट और स्लो का यूज ही तो है, यही तो सबसे पहली चीज बताई थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट जो है वो उसके स्लोएस्ट स्टेप से डिफाइन करते हैं, उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है उसका रेट ऑफ द रिएक्शन उसी स्लो स्टेप से डिफाइन करते हैं। जब तक आपको स्लो स्टेप नहीं पता होगा तब तक तो आप रिएक्शन के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, A2 plus B2 gives 2AB, और उसके फर्स्ट स्टेप में दे रखा है A2 gives A plus A, ये फर्स्ट स्टेप है, A plus B2 gives AB plus B, ये आपका स्लो स्टेप है, और A plus B gives AB फास्ट, ये आपका फास्ट स्टेप है। वैसे 3 स्टेप की रिएक्शन आपको दे रखी है। तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो स्टेप से डिफाइन होगा। फर्स्ट हैंड रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 K4। अब इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखेंगे तो विल राइट इट फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, एंड फ्रॉम दिस रेट इज K3 into एक्टिव मास ऑफ A into B2। अब इसमें देखो A जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो उसको फास्ट स्टेप से कैलकुलेट करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 by K2 की वैल्यू लिख सकते हैं, एक्टिव मास ऑफ A स्क्वायर अपॉन A2। यहाँ से एक्टिव मास ऑफ A आ जाएगा रूट ओवर K1 by K2 into एक्टिव मास ऑफ A2 पावर हाफ, और इसको अगर एक्चुअल एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो रेट की वैल्यू आ जाएगी K3 into रूट ओवर K1 by K2 into एक्टिव मास ऑफ A2 पावर हाफ B2 पावर 1। यहाँ से ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2 जो है वो हाफ आ जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B2 जो है वो 1 आ जाएगा, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 1.5 आ जाएगा। क्या तो ये अब आपकी यूनिट Yes, sir. कंप्लीट।
इसके बाद अब आपको जो डाउट्स पूछना है वो क्वेश्चन नंबर लिखिए फटाफट, तो मैं आपको बताना शुरू करूँ। क्वेश्चंस लिखे थे स्टार्टिंग में, वहीं से शुरू करते हैं। आप फर्स्टली बताना चाहते हो 52, 60, 67, 77 चार सवाल लिखे थे। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 52, 60, 67 और 77 चार सवाल लिखे थे। अदर देन दिस कोई पूछना है तो क्वेश्चन नंबर लिखिए। 55 ऑल्सो। चलो तो अभी इतने ही सवाल हो पाएंगे, वही बताना शुरू करता हूँ। So let's begin with question number 55. So exercise 1, question number 55 7. A drop of a solution volume 0.05 ml contains 3 into 10 to the power minus 6 moles of H plus ion. तो आप यहाँ सबसे पहले concentration of H plus लिख सकते हैं. This is 3 into 10 to the power minus 6 upon 0.05 into 10 to the power minus 3. This much moles per liter. अब क्वेश्चन लिखा था रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H plus is 1 into 10 to the power 7 मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आप बता सकते हो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब कांस्टेंट रेट से रिएक्शन चलेगी। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर H plus टू डिसअपीयर फ्रॉम दिस ड्रॉप, तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है दैट इज C नॉट अपॉन K। C naught is 3 into 10 to the power minus 3 upon 0.05 और K रखा है 1 into 10 to the power minus 7। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। This comes out to be 6 into 10 power 9 seconds। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 52 पूछा हुआ है। रिएक्ट में दे रखा है, एक रिएक्शन है A gives B plus C। It is found that at the end of 10 minutes from the start, the total optical rotation of the system was 50 degree, and when the reaction is complete, it is 100 degree. Assume only B and C are optically active। इसमें इनिशियली मोल A मान लो, फिर ये A minus X हो गया, और लास्ट में 0 A और ये X और X हो गया। ये T equal to T पे हो गया, ये T tends to infinity हो गया, T equal to 0 हो गया। इसका ऑप्टिकल रोटेशन θ1 मान लो, इसका ऑप्टिकल रोटेशन θ2 मान लो। क्वेश्चन में मेंशन है कि B and C are optically active and both are dextro-rotatory, so their optical rotations are θ1 and θ2। तो T टाइम के बाद ऑप्टिकल रोटेशन हुआ X times θ1 plus X times θ2 is equal to 50, और रिएक्शन खत्म होने पे A θ1 plus A θ2 is 100। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A minus X θ1 plus θ2 की वैल्यू 50 आ जाएगी, तो A upon A minus X की वैल्यू 2 आ जाएगी। A upon A minus X की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, और एक बार ये वैल्यू 2 आ गई तो बस अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दो। सो एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट इज K इज इक्वल टू, आपसे पूछा रेट कांस्टेंट ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो K इक्वल टू 2.303 by T। T is given to you 10 minutes, log of A upon A minus X which is 2, तो K की वैल्यू आ जाएगी 2.303 into log 2 by 10 which is same as 0.069 minute inverse।
ठीक है. Then you ask question number 51. So in 51 question is given for a first order reaction K equal to 1.5 into 10 power minus 6 per second at 200 degrees Celsius. If the reaction is allowed to run for 10 hours, then what percentage of initial concentration would have changed into the product? So the concept is K equal to 2.303 by T log of C naught upon C लिखना है. K की वैल्यू दे रखी है 1.5 into 10 to the power minus 6. टाइम की वैल्यू अपने को दे रखी है 10 hours. So 10 into 3600 seconds log of C naught by C. आपको क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन वुड हैव चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट. तो C इज द कंसंट्रेशन लेफ्ट, मतलब आपको फाइंड नॉट माइनस C बाय C नॉट इनटू 100 फाइंड आउट करना है. पहले क्वेश्चन समझ पा रहे हो? देख लो पहले. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सबसे बोला हुआ है रेट कांस्टेंट 1.5 इनटू 10 पावर माइनस 6 सेकंड इनवर्स है. रिएक्शन को 10 घंटे चलाने के बाद इस रिएक्शन में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ये रिपोर्ट करना है. तो इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट थी, फाइनल कंसंट्रेशन C बची. तो उसने बोला हुआ है कि इस कंसंट्रेशन का कितना परसेंटेज इनिशियल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट में चेंज हो गया है. तो वो वैल्यू हो जाएगी C नॉट माइनस C बाई C नॉट इंटू 100. ये आपको कैलकुलेट करके निकालना है. तो देखो इस वाले इंफॉर्मेशन से अगर हम सिंप्लीफाई करना शुरू करें तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ C नॉट अपॉन C दिया है. अब देखो आपको एक लॉग वैल्यू दे रखी है. पहले जो गिवन वैल्यू है उसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं. सो इट इज 1.5 इंटू 36 तो ये वैल्यू आपके लिए सॉल्व हो कर रही है 0.0234 और आने भी यही चाहिए थे क्योंकि आपके पास एंटी लॉग एक ही दिया हुआ है. तो इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1.055. तो यहाँ से C नॉट बाई C की वैल्यू आ गई 1.055 और जो हमें सॉल्व करके निकालना है दैट इज एक्चुअली 1 माइनस C बाई C नॉट इंटू 100. तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1.055 इंटू 100. इसको सॉल्व कर लीजिएगा. लगभग 5% के आसपास आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.213% वाला आंसर मैच कर जाएगा. इसके बाद 49th क्वेश्चन में देखो आपको गिवन है that T15 by 16 is equal to 4 times T half. तो ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था. 2T half T3 by 4 के बराबर 4T half लाइक दैट प्रोसीड करना था आपको. याद नहीं है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी सीधे. तो अब ओरल क्वेश्चन होगी. दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर. क्या है मैंने बताया था C नॉट से फिर C नॉट बाई 2 C नॉट बाई 4 C नॉट बाई 8 C नॉट बाई 16. ये 1 T हाफ 2 T हाफ 3 T हाफ 4 T हाफ. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा. दिस इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है.